वेलकम टू द फीडियाज एकेडमी। आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल द फीडियाज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आज आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी और आपने पढ़ाई शुरू भी कर दी है, उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से। आज हम शुरू करने वाले हैं जीएस के कुछ क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 30 क्वेश्चन से आप कंप्लीट 100 क्वेश्चन तक ले जाने की कोशिश करेंगे। 80 से 100 क्वेश्चन का रिवीजन बनेगा उनमें से, उनके ऑप्शन को स्टडी करते हुए। तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं, जो कि आप आजकल का ट्रेंड हो गया है एग्जाम का। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम का ऑल एग्जाम में ये हेल्पफुल होगा, किसी भी जीएस फॉर ऑल एग्जाम में हेल्पफुल होगा। और अगर आप डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो जीएस पार्ट आता है उसमें भी हेल्पफुल होगा, और डीएसएसबी टीजीटी और पीजीटी दोनों का जीएस पार्ट इसमें कवर होगा। इसके अलावा केवीएस पीआरटी की अगर तैयारी कर रहे हैं या केवीएस टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी जो जीएस पोर्शन है और केवीएस पीआरटी में ईवीएस का पोर्शन यहाँ कवर होगा। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से जो है सारे के सारे सिलेक्ट किए गए हैं, तो सारे के सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो आप सभी को अच्छी प्रिपरेशन हो, इस मकसद से क्लास तैयार की गई है। तो शुरू से आखिर तक क्लास बेनिफिशियल रहेगी, पूरी क्लास को देखें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक कीजिएगा बाद में अगर आपको ये पसंद आए। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम चैनल से हमारे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन और प्रिपरेशन रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर जाकर टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर डीएसएसबी की तैयारी के लिए और केवीएस की तैयारी के लिए स्पेशल कोर्सेज हैं। आप वहां पर डेमो क्लास दे सकते हैं, डेमो क्लास देखेंगे, आपको पसंद आएगी तो आप जरूर कोर्स में एनरोल कीजिए। कोर्स के फीचर क्या है मैं आपको बता दूंगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज कोंकणी स्पोकन एज ए लोकल लैंग्वेज। तो हम आपको कहते हैं कि हमेशा एलिमिनेशन मेथड को यूज कीजिए, किस क्षेत्र में कोंकणी स्थानीय भाषा के रूप में प्रयोग बोली जाती है। ठीक है, तो ये किस क्षेत्र में होता है ये आपको समझना है। तो आपको अगर तट अपने पढ़े हैं तो तट से आपको पता चल जाएगा कि हम सभी जानते हैं। हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। केरला में मलयालम बोली जाती है, ठीक है, और कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। महाराष्ट्र गोवा हमारा सही आंसर हो गया। बाकी को एलिमिनेट कैसे करें? उड़िया भाषा बोली जाती है और वेस्ट बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है और आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। ये ऑप्शन भी कट रहे हैं, तो हमारा सही आंसर हो गया बी। ठीक है, आपको जब तट करवाए गए थे और साथ जो कंटेंट कोर्स के से जुड़े हुए बच्चे हैं वहां पर आपको सारे तट अच्छे से करवाए गए हैं। आपको ये चीजें हेल्प करेगी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में। ब्रिज ऑफ सैंड एंड रॉक इन पाक स्टेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज व्हाट? देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य में रेत और चट्टान का एक पुल है। साउदर्न इंडिया देखेंगे और उससे कुछ आइलैंड बाहर की तरफ बने हुए हैं और उसके बाद श्रीलंका शुरू हो जाता है। तो बीच में जो ये वाटर बॉडी है इसे कहते हैं स्ट्रेट। ठीक है, और इस स्ट्रेट का जो भी दो लैंड मास को, ये भी लैंड मास है और ये भी लैंड मास है, उनको मिलाने वाला जो वाटर है उसको स्ट्रेट कहते हैं और इसको हिंदी में जल डमरू मध्य कहते हैं। तो ये श्रीलंका और भारत के बीच में एक जल डमरू मध्य है, स्ट्रेट है, जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। इसके अंदर एक पुल है, मतलब बीच में जहाँ समुद्र बहुत शैलो सी है, ज़्यादा गहरा नहीं है, तो वहाँ पर माना जाता है एक पुल बना हुआ है। वो पुल का नाम क्या है? पाक इस्थिमस, श्रीलंका ब्रिज, एडम्स ब्रिज और पम्बन ब्रिज। हमको इन दोनों में जाना ही नहीं है क्योंकि ये चीज़ कभी सुनी नहीं होगी। इन दोनों के बारे में सुना होगा। पम्बन ब्रिज तो आपको रेलवे की वजह से सुनने में आया होगा, और आडम ब्रिज जो है वो आप स्टडी करेंगे। तो आदम का पुल हमारा श्रीलंका और भारत के बीच में है, तो आदम का पुल हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द इंडियन रिवर ऑफ इंडस बेसिन आर, कौन सी इंडस बेसिन की सिंधु घाटी की रिवर्स है? ठीक है, एक नदी है, उसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरी आके मिल जाती है, तो पूरा का पूरा ये जो घाटी बनी हुई है इसको बेसिन कहते हैं, नदी घाटी। जैसे वाश बेसिन का सारा पानी एक जगह पे जाके मिलता है, तो ये कहता है कि कौन सी नदी जो है वो इंडस बेसिन की है, यानी कि इसी बेसिन में होती है और इंडस में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो सतलुज, ब्यास, रावी। ठीक है, गंगा घाटी की है। बेतवा, सोन सब गंगा में जाके मिलती, गंगा घाटी की। गोमती, कोसी, गंडक सब गंगा घाटी की है। सतलुज, व्यास और रावी ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ये सारी चेनाब नदी में आके मिल जाती है। झेलम नदी, फिर इधर से रावी, व्यास, सतलुज सारी आके मिल जाती हैं और उसके बाद फाइनली इंडस में जाके चेनाब मिल जाती है। तो हमारा सही आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फेमस
अमरनाथ एंड वैष्णो देवी श्राइन्स आर लोकेटेड इन स्टेट ऑफ विच? कौन से स्टेट के अंदर फेमस अमरनाथ और वैष्णो देवी? वैसे तो आप सभी जानते हैं कि वैष्णो देवी से ही, क्योंकि आपको एक ही स्टेट छांटना है तो आप इजीली बताएंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये दोनों ही जो पवित्र स्थान है, तीर्थ स्थल है, वहां पर स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है। और वैष्णो देवी में भी अगर आप यहाँ पे भी देखें तो जो लेसर हिमालय है, लघु हिमालय जिसे कहा जाता है, उसके कौन से पार्ट में है? पीर पंजाल जो पार्ट है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर, इसका नाम है पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल। ठीक है, इसके अंदर ये पाई जाती हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ टंगस्टन बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंट में एक जगह पर टंगस्टन के सोर्सेज देखे हैं। टंगस्टन आप सभी जानते हैं फिलामेंट यूज किया जाता है, बल्ब जो है, ऐसा बल्ब आपने देखा होगा। आजकल इसको कम यूज करते हैं ज़्यादा लाइट लेने की वजह से। तो ये फिलामेंट टंगस्टन का होता था और इसको इसलिए यूज किया जाता था क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इससे करंट पास करता है तो रेजिस्टेंस मिलती है, तो इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसकी वजह से ये इससे पहले कि ये पिघले उससे पहले ये चमकने लग जाता है। तो टंगस्टन की खोज की गई है अगुचा इन राजस्थान, थार डेजर्ट इन राजस्थान, ट्योनसांग इन नागालैंड और सिरोही डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। तो हमारा सही आंसर है सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। इसके अलावा आप खेतरी माइन आपने सुना है, खेतरी माइन में आप क्या देखते हैं? यहाँ पर तांबा मिलता है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान जो है सिल्वर का सबसे बड़ा उत्पादक है, साथ ही साथ राजस्थान में जिप्सम का उत्पादन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन जो है, कई सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, मिनरल रिसोर्सेज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं हुआ स्पेस की वजह से, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। टाइड्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन नेविगेशन एंड फिशिंग। टाइड्स बहुत हेल्प करते हैं नो परिवहन में और फिशिंग में, मछली पकड़ने में। ये बिल्कुल सही है। जहाँ पर भी तट जो होते हैं वो तट से, जब कई जगह पर क्या होता है कि यहाँ पर बहुत बड़े तट होते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए बड़े बड़े ट्रालों को जो है आगे ले जाने के लिए, इस तट तक सामान लेके आने के लिए और वापस जाने के लिए, तो आप सभी को जो है काफ़ी जो है छिछले समुद्र से जाके जाना पड़ेगा, जिससे वो नेविगेशन नहीं होगा। लेकिन जब टाइड आते हैं तो पानी ऊपर उठ के आता है, तो वो समुद्र गहरा हो जाता है, उससे नेविगेशन में हेल्प करता है। हाई टाइड इनेबल्स बिग शिप टू एंटर और लीव द हार्बर सेफली। बिल्कुल सही है। हार्बर्स के अंदर आप देखिए बड़े शिप जो होंगे वो पानी में भी गहराई पे होंगे, तो उनको काफ़ी गहराई वाला पानी चाहिए। तो वो नॉर्मली भी वहाँ जब हार्बर पे आते हैं बहुत सारी जगह पर, वहाँ पर वो नहीं आ पाते अगर टाइड ना हो तो। टाइड की वजह से सी लेवल राइज होता है। तो ये भी हो गया, पहला दूसरा भी हो गया। तो पहला इसमें नहीं है, ठीक है, और दूसरा इसमें नहीं है, दो तो कट गए। अब हमारा तीसरा भी है, क्योंकि टाइड प्रिवेंट सिल्टेशन इन दोनों के अंदर है। हार्बर्स के अंदर पानी जब टाइड आगे बढ़ के आता है, वापस जाता है जब, तो वो अपने साथ वहाँ जितना डिपोजिशन है उसको अंदर की तरफ ले जाता है। इसकी वजह से हार्बर्स को सिल्टेशन से बचाता है और हार्बर्स को नेविगेबल बनाए रखता है। कांडला एंड डायमंड हार्बर, कांडला गुजरात में है और डायमंड हार्बर कलकत्ता में है। ये टाइडल पोर्ट है, बिल्कुल सही है, ये टाइडल पोर्ट है। हमारे डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सुंदरबन आर फाउंड इन, कहाँ पर सुंदरबन डेल्टा है और कहाँ पर सुंदरबन मिलते हैं? ये सुंदरबन पूछ रहा है ना, वन पूछ रहा है। ये टाइडल फॉरेस्ट होते हैं, टाइडल फॉरेस्ट होते हैं जहाँ समुद्र के किनारे, जहाँ पर टाइड आते रहते हैं और दलदली सी जमीन होती है। पेड़ जो है आधे समुद्र आधे द्वीपों में कुछ कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ये टाइडल फॉरेस्ट की लकड़ी बड़ी हल्की होती है, इसलिए शिपमेंट इंडस्ट्री जो जहाजरानी उद्योग है उसमें हेल्प करती है बनाने में, इसको यूज किया जाता है। तो ये सुंदरबन डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा से बनाया गया, डेल्टा के एरिया में है। वहाँ पर टाइडल फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा सुंदरी वृक्ष मिलता है, इसकी वजह से इसका नाम क्या रखा है? सुंदरबन डेल्टा रखा है। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो आके मिलती है बांग्लादेश में, और ये वाला पार्ट तो वेस्ट बंगाल का पार्ट और बांग्लादेश का पार्ट जो है, तो यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी में ये दिखाई देगा, इस एरिया में सुंदरबन डेल्टा। नदियाँ जब समुद्र में आके मिलती हैं तो जब मिट्टी डिपॉजिट करती है तो वहाँ पर डेल्टा शेप के द्वीप बनने लग जाते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया विद रेफरेंस टू ग्रीनविच मीन टाइम? ग्रीनविच स्थान है लंदन के अंदर, जहाँ से जिसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। जो एक रेखा लॉन्गिट्यूड यहाँ से जाता है, जो देशांतर रेखा यहाँ से जाती है, उसे प्राइम मेरिडियन या मुख्य मध्याह्न कहा जाता है। मुख्य मध्याह्न से ही पूरे विश्व का टाइम जो है को टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। ठीक है,
ग्लोबल मीन टाइम आप जीएमटी देखते हैं, तो भारत जो है ये ग्रीनविच जो स्थान है ये लंदन के अंदर है, और लंदन में भी रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच नामक स्थान पर। वहाँ से 0 डिग्री देशांतर लॉन्गिट्यूड जाती है, और उससे ईस्ट के इस तरफ ईस्ट होता है और इस तरफ वेस्ट होता है। तो भारत ईस्ट की तरफ है, और भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम अगर कैलकुलेट करें तो इधर टाइम जुड़ता है और इधर जाए तो टाइम घटता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर अगर 12 बजे होंगे तो आप कैलकुलेट कीजिए, हर एक डिग्री पे 4 डिग्री का मिनट जो है 4 मिनट बढ़ जाती है। तो इधर बढ़ेगी इधर घटेगी। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि भारत जो है 5 और 30 मिनट 5.5 घंटे जो है वो पॉजिटिव जोन में है, आगे है। ठीक है, ये हमारा सी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया एक्सटेंड अप टू व्हाट? भारत का जो पेनिनसुलर प्लेटो है, जो ये प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय किसको कहते हैं? जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, उस भूमि को कहते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय भारत है, और इसमें भी ये अंदर वाला जो एरिया है इसको कहते हैं पेनिनसुलर प्लेटो। ये कहाँ तक फैला हुआ है? तो हम सोचते हैं शायद ये यहीं तक फैला है, लेकिन आप देखेंगे अरावली पर्वत तक भी फैला हुआ है, बुंदेलखंड तक फैला हुआ है। उसके बाद इसका बीच का पोर्शन जो है जमीन में धंस गया है बंगाल की खाड़ी के पास, बांग्लादेश में और पश्चिमी बंगाल में, जिसकी वजह से वहाँ में मैदान दिखाई देते हैं। लेकिन उसके बाद आपको मेघालय में गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, गारो खासी जयंतिया। तो मेघालय हिल तो है, मिजो हिल नहीं है, क्योंकि मिजो हिल जो है वो पूर्वांचल हिमालय का पार्ट है, वो पेनिनसुलर प्लेटो का पार्ट नहीं है। ये लेसर हिमालय का पार्ट है, तो ये भी नहीं होगा। असम वैली पे कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन वैली की बात आई है, घाटी की बात आई है, तो यहाँ पर नहीं होगा। अगर कार्बी एंगलोंग प्लेटो लिख देता, कार्बी एंगलोंग प्लेटो, ये है तो असम के अंदर ही, लेकिन एक प्लेटो है, ये भी इस पेनिनसुलर प्लेटो का ही पार्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैली दी गई तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो हमारा सही आंसर डी आ गया है। ठीक है, मेघालय के जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं ये असल में हिमालय का पार्ट ना होगी, ये पेनिनसुला का पार्ट है। अक्टूबर हीट क्या है, किस वजह से होती है? देखिए, मानसून से रिलेटेड टॉपिक है। मानसून जब पीछे हटने लग जाता है, जो साउथ वेस्ट मानसून गर्मी वाला मानसून है, वो जब पीछे हटने लग जाता है तो क्या होता है कि वो पीछे की तरफ अब वापसी हो रही है उसकी। तो इसकी वजह से यहाँ पर बादल नहीं बनेंगे, ऊपर के एरिया में बादल नहीं है मानसून के, तो क्लियर स्काई है। लेकिन अभी मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी है, ह्यूमिडिटी है, दैट्स वाई वहाँ पर क्लियर स्काई होने की वजह से सूरज की किरणें तेज तो होती है, साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी फील होगी। तो यहाँ पर देखिए कम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड एक्सेसिव ह्यूमिडिटी आपको दिखाई दे रहा है। एब्सेंस ऑफ रेन नहीं है, ड्राई हॉट वेदर नहीं, हॉट नहीं, ये ह्यूमिड, ये है हॉट ह्यूमिड वेदर। ठीक है, तो ये बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो स्कॉर्चिंग सी हीट फील होती है पहले 15 दिन अक्टूबर के। ठीक है, उसके बाद आपको वो हीट कम होती चली जाती है, 15 अक्टूबर तक ये चलता है, 1 अक्टूबर से, और इसको कहते हैं अक्टूबर हीट। उसके लेकिन रातें फिर भी ठंडी होती है रिलेटिवली, और उसके बाद 15 अक्टूबर के बाद ये चीज़ भी खत्म होने लग जाती है। इन इंडिया द यील्ड पर हेक्टेयर इज वेरी लो इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। कौन सी एग्रीकल्चर के में पर हेक्टेयर, देखिए उत्पादकता पूछ रहा है, टोटल उत्पादन नहीं पूछ रहा। ठीक है, पर हेक्टेयर के हिसाब से यील्ड कहाँ पर कम होगी? ठीक है, इंटेंसिव फार्मिंग जो होती है उसमें सारे इनपुट डाले जाते हैं, खूब मेहनत की जाती है ताकि प्रोडक्टिविटी छोटे से लैंड पर ही ज़्यादा हो जाए। तो ये तो ऑप्शन हमारा होगा नहीं। एक्सटेंसिव फार्मिंग हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा लैंड है, तो बहुत बड़े लैंड पर आपने कभी बोया कभी नहीं, इस साल में एक खेती कर ली, आपके पास बहुत स्पेस है, तो आप उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं कर सकते, ज़्यादा फसल नहीं निकालते उससे। तो एक्सटेंसिव फार्मिंग ही उसका आंसर होगा। इसी में जो है पर हेक्टेयर यील्ड कम है, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा एरिया, आपसे पूछे यील्ड कितनी है तो यील्ड तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन यील्ड पर हेक्टेयर अगर पूछे तो वो बहुत कम होगी, क्योंकि ज़्यादा एरिया में जब बोया जा रहा है तो बहुत ज़्यादा उत्पादन तो होगा ही। तो ये, लेकिन पर हेक्टेयर का अगर देखें तो वो उत्पादकता कम है। कॉमर्शियल कल्टीवेशन में तो आपको पता है कि कपास गन्ना वगैरह आते हैं जो सीधा बाजार के लिए जो फसलें बोई जाती है, तो इसमें तो ऐसा नहीं है। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर में चाय वगैरह बागानी खेती आ जाती है। ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं है। तो हमारा सही आंसर बी होगा। विच मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वाज टेकन अप फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर इंडिपेंडेंस? आज़ादी के बाद सबसे पहली कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना शुरू की गई थी? भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, कोसी प्रोजेक्ट, या इनमें से कोई नहीं? सबसे पहले देखिए दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर घाटी जो है, दामोदर रिवर को भारत का रूहर कहा जाता है। रूहर एक रिवर है जर्मनी में, जिसके आसपास बहुत ज़्यादा कोयला पाया जाता है, और भारत में भी गोंडवाना काल का मैक्सिमम कोयला इसी दामोदर वैली के आसपास पाया जाता है। और इसके अलावा ये रिवर जो है, आगे देखिए, जब ये झारखंड से होते हुए और वेस्ट बंगाल से होते हुए आगे बढ़ती है, तो ये हुगली नदी जो गंगा की एक
डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा का एक पार्ट बांग्लादेश में चला जाता है, दूसरा हुगली नदी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाता है। ठीक है, इसमें आके मिल जाती है और ये दामोदर रिवर को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से बाढ़ आया करती थी, इसकी सहायक नदियों की वजह से और इसकी वजह से। इसलिए सबसे पहला प्रोजेक्ट जो भारत आज़ादी के बाद जो है शुरू किया गया था वो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ज्योग्राफिक यूज ऑफ हिमालय टू इंडिया। हिमालय का बहुत सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए सारे इंपोर्टेंट मिलेंगे, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है वो देखना। प्रिवेंशन ऑफ इन्वेजन, इन्वेजन का प्रिवेंशन का और भी तरीका हो सकता है। ठीक है, इन्वेजन ना हो, ये ज्योग्राफिकल रीजन नहीं है तो पॉलिटिकल रीजन हुआ वैसे भी। वैल्यूबल सोर्स ऑफ टिम्बर, टिम्बर का सोर्स हो सकता है, लेकिन टिम्बर बाकी जगह पे आप देखिए गंगा मैदान में साल के वृक्ष हैं, वहां से टिम्बर वगैरह जो है ले ली जाती है, तो हिमालय ना भी हो तो भी काम चल जाएगा। दे प्रिवेंट द मानसून फ्रॉम क्रॉसिंग टू द नॉर्थ एंड आल्सो सर्व एज ए रिजर्वायर ऑफ वाटर फ्रॉम विच आवर पेरिनियल रिवर्स फ्लो। ये बहुत बढ़िया बात बताई इसने कि मानसून क्योंकि पर्वतीय वर्षा है, रास्ते में रुकावट होगी तो बरसेंगे, अदरवाइज वो सीधे निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से तो सीधे निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो बादल बना के बरसेंगे। तो हिमालय पर्वत जो है एक ढाल का काम करता है, मानसून की पवनों को रोकता है, जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है, सोर्स ऑफ वाटर बढ़ता है। इसके अलावा हिमालय रिजर्वायर है, बहुत सारी बर्फ जो पड़ती है हिमालय पर, वो पेरिनियल जो रिवर है जो, ठीक है, पेरिनियल रिवर को में के अंदर सदाबहार रिवर जो है उनको पानी देती रहती है, तो ये बड़ा बढ़िया ऑप्शन हो गया। दे प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम, एक और ऑप्शन आपका हो सकता था लेकिन ये भी सही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमने छाट लिया है। ये साइबेरिया की तरफ से आने वाली बहुत ज्यादा ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकती है। ठीक है, अदरवाइज भारत में और ज्यादा सर्दी होती। ठीक है, तो इससे कौन रोकती है। जोग फॉलवाज आर सिचुएटेड ऑन, देखिए जोग प्रपात है, एक जल प्रपात है, कौन सी नदी के ऊपर है, पहले ये सबसे ऊंचा हुआ करता था कभी, अब इसकी जगह दूसरे ने ले ली है। तो तापी रिवर पर भी नहीं है, कावेरी पर भी नहीं, भीमा नहीं, शरावती रिवर है कर्नाटका में। ठीक है, याद रखें हमेशा, बहुत पेपर में आता है शरावती रिवर कर्नाटका में, उस पर जोग या इसको गरसोप्पा फाल भी कहते हैं। ठीक है, इसके दो नाम है, गरसोप्पा फाल या जोग प्रपात। ठीक है, तो ये पेपर में आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द सेंट्रल एशियन हाईलैंड अफेक्ट द इंडियन क्लाइमेट। सेंट्रल एशियन हाईलैंड है, ये बात कर रहा है किसकी ये बात कर रहा है जो भारत के ऊपर के क्षेत्र में आप देखें, और खास तौर से ये जो पामीर का पठार है, बहुत बड़ा पठार है, और इस एरिया में जो पठार है, ये हाईलैंड जो है भारत के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन है, लो प्रेशर इन दिस एरिया इंटेंसिफाई द कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर। लो प्रेशर से तो गर्मी होगी, हाई प्रेशर से होगा जो, अगर ऐसा होगा तो। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द रीजन हैज एन इफेक्ट ऑन इंडियन एटमॉस्फेयर इन द समर। तो इंडियन एटमॉस्फेयर पे फर्क पड़ता है। इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ कहीं और ना जाके, क्योंकि ये बड़ा एरिया है और काफी ऊंचाई पर है, तो जब सूरज ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता है समर में, तो इस एरिया से बहुत ज्यादा हवा ऊपर की तरफ उठती है और ये वैक्यूम बन जाता है, जिससे मानसून की पवनों का खिंचाव इस तरफ होता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन दिस रीजन हैज एन इम्पैक्ट ऑन ऑनसेट ऑफ मानसून इन इंडिया, ये डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the correct sequence of river गोदावरी, महानदी, नर्मदा एंड तापी in the descending order of their length। गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में उनका सही क्रम क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ठीक है, तो हमने अवरोही क्रम में देखना तो गोदावरी सबसे पहले पे होना चाहिए, दो ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। अब यहाँ पे लास्ट में तापी दिया हुआ है, तो तापी पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो नर्मदा और महानदी में देखना है, तो पेनिनसुला की दूसरी सबसे लंबी रिवर अगर देखेंगे कृष्णा, वैसे तो कृष्णा भी लंबी है, लेकिन इन रिवर्स में देखेंगे तो यहाँ पर महानदी छोटी है और नर्मदा बड़ी है। और अमरकंटक से निकलती है, गोदावरी नासिक के त्र्यंबक पठार से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और नर्मदा जो है अमरकंटक प्लेचो है जो कि मध्य प्रदेश, वहां से निकलती है। तापी जो है वो भी रिफ्ट घाटी से बहती है और नर्मदा भी रिफ्ट घाटी से बहती है। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। बाकी सारी रिवर जो पेनिनसुला की है मोस्टली बड़ी रिवर, वो साउथ इंडियन जो रिवर है वो मोस्टली बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो रिवर्स के काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। घग्गर वाटर इज यूटिलाइज इन द इंदिरा गांधी कैनाल, ये गलत है, क्योंकि घग्गर रिवर जो है वो सरस्वती की सहायक नदी है, सरस्वती लुप्त हो चुकी है। यही घग्गर नदी के किनारे पर हड़प्पा के बहुत सारे स्थान भारत में मिले हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ब्यास और सतलुज जहाँ पर आकर मिलते हैं, वहां पर एक बैराज बनाया गया है, हरिके बैराज। इस हरिके बैराज से इंदिरा गांधी कैनाल निकाली गई है, जो कि राजस्थान में जाती है, भारत की सबसे बड़ी नहर। ठीक है, तो यहाँ पर ब्यास रिवर हो गई और सतलुज, तो यहाँ पर ये ऑप्शन कट गया है। ठीक है,
ये सत्य नहीं है। बाकी तो फिर एक ही सत्य नहीं है, बाकी 3 सत्य होंगे। नर्मदा रेज फ्रॉम अमरकंटक रीजन बिल्कुल ठीक है। निजाम सागर जो है वो मंजरा रिवर जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, उस पे निजाम सागर बांध बनाया गया है। उसके बाद है पेन गंगा भी ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी है पेन गंगा, वेन गंगा, बहुत सारी, परवरा नदी है, ठीक है, इंद्रावती नदी है। ये सारी नदियां जो हैं किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। इंडिया हैज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड विच कनेक्ट वट। भारत में विश्व का सबसे ऊंची सड़क है जो किसको किससे जोड़ती है? ऊंची सड़क है तो श्रीनगर इतना ऊंचाई पे नहीं है। आप देखिए लेह और मनाली को जोड़ने वाली एक सड़क है, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। और किसी ऑप्शन पे ना जाने की बजाय आपको आंसर बता देते हैं। देखिए श्रीनगर को ऑप्शन को आप काटते चलेंगे तो ठीक रहेगा, उसे, क्योंकि श्रीनगर जो है वो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं, वो एक वैली के अंदर है। हालांकि समुद्र तल से तो ऊंचाई पर है लेकिन वैली में है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया इज जियोलॉजिकली द ओल्डेस्ट। ऑलरेडी कंटेंट क्लास में आपको ये बार बार बताया गया है कि भारत का जो साउदर्न पार्ट है, जिसे हम, जो इंडियन प्लेट का पार्ट हुआ करता था, दिस पेनिनसुलर पार्ट जो है, दिस इज द ओल्डेस्ट पार्ट। क्योंकि उसके बाद जो जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पर, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र, जब हिमालय बना है तो बीच में जो खड्डा था नदियों से लाई गई मिट्टी से ये बना है, तो ये तो हिमालय से भी नया हो गया। ओल्डेस्ट पूछना है, ठीक है। और ये जब आगे टकराया तब हिमालय बना है, तो हिमालय भी नया है, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। पेनिनसुलर प्लेटू हमने रख दिया है। कोस्टल प्लेन भी इनकी प्लेटू की नदियों ने बनाए हैं, बाद में बने हैं। तो प्लेटू जो है सबसे पुराना पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ें बनी हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें बनी हैं। तो आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। कंटेंट कोर्स में आपको करवाया गया है ये चीज़ें। अच्छा, आप सभी को मैं बता दे रहा हूँ कि केवीएस पीआरटी का कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और डीएसएसबी पीआरटी का कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल टॉपिक वाइज टू द पॉइंट क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जाएगा। आप कंपेयर कीजिए, अगर आपने किसी की डेमो क्लास देखी है या आप स्टूडेंट से रिव्यू लीजिए तो आपको कंटेंट क्वालिटी में बेस्ट मिलेगा। ये मैटर हम कई जगह पर जो है बेस्ट कहा जा रहा है, इस उससे बेटर कंटेंट आपको दिया जा रहा है, ठीक है। आप इसको देखिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कहीं पर भी डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगी। दूसरा, केवीएस पीआरटी और डीएसबी में टॉपिक वाइज आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं, वो भी कोर्स का ही पार्ट है, ठीक है। और इसके साथ साथ नोट्स भी दिए जा रहे हैं और प्रैक्टिस सेट भी दिए जा रहे हैं। तो आपको यहाँ 30% डिस्काउंट चल रहा है। तो आप सभी बच्चे जो है डेमो क्लास देख सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए 30% डिस्काउंट आपको मिलेगा केवीएस प्राइमरी टीचर पर, जो भी सब्जेक्ट टॉपिक है उनकी क्लासेस, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव क्लासेस दोनों ही है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही सेम डीएसएसबी में भी है, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जीएस, पेडागोगी, मैथ, सबके क्लासेस जो है आपको वहाँ पे मिलेगी। तो आप 30% डिस्काउंट के लिए ये कूपन यूज कर सकते हैं। लेकिन पहले डेमो क्लास जरूर देखें, जो ऐप पे भी अवेलेबल है, और आप हमारे यहाँ पर चैनल पर देखेंगे तो हमारा चैनल के जो सेक्शन है डेमो क्लास का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? ये रेलवे के जो कोच बनते हैं, जो डिब्बे बनते हैं, उनकी फैक्ट्री कहाँ पर है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री हलवाई में तो आपको बताया था कि लेटराइट मिट्टी है, बॉक्साइट की खान है। कोयम्बटूर को आपको बताया था कि मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया है। चेन्नई, ये चेन्नई हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। भद्रावती जो है ना, ये स्टील उत्पादन का क्षेत्र है। चेन्नई को याद रखें। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है यहाँ पर। जिप्सम कहाँ पर मिलता है? जिप्सम भारत में सबसे ज़्यादा अगर देखें तो राजस्थान में ही मिलता है, ठीक है। राजस्थान में मैक्सिमम उत्पादन होता है क्योंकि ये चूने से रिलेटेड चीज़ें हैं। जिप्सम के 2 यूज हैं, एक तो खेती में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। जहाँ पर भी एसिडिक सोयल होती है वहाँ पर जिप्सम मिला दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका यूज किया जाता है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जिप्सम का यूज किया जाता है, राजस्थान में इसका उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज इज कॉमन अमंग हुम। देखिए फुट एंड माउथ डिजीज एक मुंह खुर की बीमारी इसको कहते हैं, एक वायरल डिजीज है, ठीक है। वायरल डिजीज वायरस से फैलने वाला डिजीज और तेजी से स्प्रेड होता है। और ये कैटल जो हम मवेशी रखते हैं, जो पालतू जानवर रखते हैं, उनमें तेजी से फैलता है, खासतौर से जो हुफ्ड हैं, जिनके खुर होते हैं, ठीक है। तो ये 2 पार्ट को अटैक करता है, एक तो माउथ को अटैक करता है, एक फुट को अटैक करता है, जिसके खुर होते हैं, ठीक है। मुंह में कांटे हो जाते हैं, उसको दर्द होता है, पशु को खाता नहीं चारा, वो मुंह ब्लॉक सा हो जाता है, तो उसको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। और पैर के जो खुर होते हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे उनको खड़ा होने में बड़ी दिक्कत होती है, पेन होता है, ठीक है। तो बर्ड्स में तो खुर नहीं होते, ये काट दीजिए। गोट, शीप ओनली, ये ओनली वर्ड पे फोकस कीजिए, कैटल ओनली, लेकिन इन सभी के खुर हैं, तो हमारा आंसर डी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट
इज लोकेटेड। देखिए राष्ट्रीय भू, ये स्टैटिक जीएस के 2-3 क्वेश्चन मैं हर क्लास में लेके आ रहा हूँ ताकि आप धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को कवर करें। द नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? पिलानी में है, गोवा में है, लखनऊ में है या हैदराबाद में है? तो हम सीधा आंसर आपको बताएंगे, भारतीय भूभौतिकी अनुसंधान जो है वो हैदराबाद के अंदर है, आप इसको याद रखें। आपको कई चीज़ें बता दी गई हैं, ओशियन रिसर्च का भी बताया, गोवा में है। डेली आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे कवर करवा रहे हैं। हम्पी क्या है? एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत के अंदर है, ठीक है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, विश्व विरासत साइट, ठीक है, जिसको यूनेस्को फंडिंग करता है प्रोटेक्ट करने के लिए, यूनेस्को की। तो भारत के अंदर बहुत सारी हैं, उनमें से एक है हम्पी। हम्पी इसलिए फेमस है क्योंकि ये विजयनगर साम्राज्य, जो मिडावल इंडिया में आप पढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य का यहीं पर था, हम्पी में इसके अवशेष मिले हैं, ठीक है, रिवंस इसके वहीं पर है। तो विजयनगर, ये हम्पी कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा है उसके किनारे पर था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कर्नाटका। अगर आपने रिवर पढ़ी है तो आप समझ गए होंगे कर्नाटका आंसर होगा। आगे बढ़िए। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड हैज रिच मिनरल्स। मिनरल्स के टॉपिक से कई क्वेश्चन आ चुके हैं, राजस्थान के कई क्वेश्चन आए हैं, वहाँ पर टंगस्टन मिला है। उसके बाद मिनरल्स के टॉपिक से आपको हमने तांबा वगैरह बता दिया है। मिनरल्स के टॉपिक से अभी थोड़ी देर पहले जिप्सम आया था, और अब मिनरल्स के टॉपिक से एक और क्वेश्चन आ गया है। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है झारखंड की, आप सभी को पता है कि बिहार और उसके बाद झारखंड को 2 भागों में डिवाइड किया गया। गया और हजारीबाग प्लेटू जो है, इस प्लेटू में आपको देखते हैं कि यहाँ पर माइका के सर्वाधिक भंडार हैं। भारत का माइका प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा स्थान है, और माइका का प्रयोग होता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, इंसुलेटर के रूप में, ठीक है। जो आप बिजली की तारें खरीद के लाते हैं उनके ऊपर इंसुलेटर के रूप में जो कवर चढ़ाया जाता है वो यही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द शुगर बाउल ऑफ इंडिया? किस स्टेट को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? ठीक है, एग्रीकल्चर टॉपिक कैसे है? ये एग्रीकल्चर टॉपिक हर एक एग्जाम में है, केवीएस में तो मेंशन ही है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि केवीएस पीआरटी ने अपने टॉपिक मेंशन भले किए हो, लेकिन यही टॉपिक बाकी एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। तो 90% टॉपिक वही उठाए हैं केवीएस ने, कुछ एक टॉपिक साइंस वगैरह में कुछ चेंज किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द शुगर बाउल ऑफ इंडिया? कौन सी राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? द मोस्ट सबसे ज़्यादा जो शुगर केन जो उत्पादन होता है, मैक्सिमम शुगर केन उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। तो उत्तर प्रदेश में ही मैक्सिमम चीनी भी उत्पादित होती है। तो उत्तर प्रदेश इज कंसिडर्ड एज द शुगर बॉल ऑफ इंडिया। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से स्टेट में तेजी से शुगर केन उत्पादन बढ़ रहा है, वो महाराष्ट्र हो गया। लेकिन तेजी से बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा नहीं है। और साथ ही साथ कहाँ पर शुगर कंटेंट जो है वो ज़्यादा मिलता है, कहाँ के गन्ने में? तो वो भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वाटरफॉल विद द हाईएस्ट फॉल इन इंडिया, सबसे ऊंचा वाटरफॉल पूछा है, सीधी सी बात है। तो भारत में सबसे ऊंचा फॉल, एक तो जोग फॉल हमने बताया था शरावती नदी के किनारे पर, लेकिन ये सबसे ऊंचा नहीं रहा, पहले था। लेकिन एक और फॉल है जिसका नाम है कुंचिकल फॉल, ये कर्नाटका के अंदर ही है, ये भी कर्नाटका के अंदर ही था। ये वराही रिवर के ऊपर है, इसको याद रखें, ये पेपर में बार बार आता है। कुंचिकल फॉल स्टैटिक जीएस का पार्ट भी हो जाता है, सबसे ऊंचा सबसे बड़ा। द आउटर हिमालय कोरस्पॉन्ड विद, देखिए आउटर हिमालय किस नाम से और जाना जाता है, किसके साथ मेल खाता है? कराकोरम तो हिमालय पारण की ट्रांस हिमालय माउंटेन हो गई। शिवालिक सही हो गया, आउटर हिमालय इसी को कहते हैं। अगर हिमालय को पढ़ें तो ग्रेटर हिमालय या इनर हिमालय सबसे ऊपर है, उसके बाद लेसर हिमालय, लघु हिमालय या मिडिल हिमालय, इसको हिमाद्री कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? हिमाचल। उसके बाद आउटर हिमालय जिसे हम शिवालिक कहते हैं, ठीक है। कैलाश रेंज भी हिमालय पारण की श्रेणी हो रही है भी, तो इस पे ध्यान नहीं देंगे, हमारा आंसर हमें मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शिपयार्ड मेक वारशिप फॉर द इंडियन नेवी? कौन सा शिपयार्ड है जो कि भारतीय नौसेना के लिए युद्ध पोत बनाता है? हमने बताया था कि भारत में पोत बनाने का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? विशाखापत्तनम है। लेकिन अब क्वेश्चन बदल चुका है कि भारतीय नौसेना के लिए युद्ध पोत कहाँ बनाए जा रहे हैं? कोचीन में भी बनाए जा रहे हैं, मजगांव डॉकयार्ड मुंबई में बनाए जा रहे हैं, ध्यान रखें, हमारा सही आंसर ये होगा, ठीक है। जिसने हमारी पहले की क्लासेस नहीं देखी है वो देख सकता है, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से प्लेलिस्ट को बना दिया गया है। कुछ कॉमन क्लासेस सभी एग्जाम के लिए है, तो सभी प्लेलिस्ट में उनको शामिल किया गया है। तो आप वहाँ पर जाकर अगर आप तेज़ी से देखना चाहते हैं तो अपने वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी बच्चे जो है वहाँ जाइए। उसके बाद एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि सैटरडे, क्योंकि अभी तक जो बच्चे हमसे अभी ये क्लास को पूरा देख रहे हैं वो बच्चे अगर इससे जुड़े हुए हैं, तो सैटरडे को एक बिग अनाउंसमेंट होने वाली है, ठीक है, केवीएस के बारे में, ठीक है। वो सैटरडे को आपको करेंगे कौन? गौरव सर करेंगे। तो एक बड़ी अनाउंसमेंट है, उस पर उसके लिए रेडी रहिए।
क्योंकि अभी तक जो क्लास देख रहे हैं वो बच्चे सिंसियर ही हैं, क्योंकि लंबे टाइम हो गया है और अभी तक जो क्लास देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चे सिंसियरली पढ़ रहे हैं, पूरी क्लास को देख रहे हैं। कौन सी सेंचुरी को इंडियन लायन के लिए एक अल्टरनेटिव होम के रूप में बनाया गया है? देखिए, इंडियन लायन जो है ना, बस एक गिर में मिलते हैं, जो कि गुजरात में है। ठीक है, गिर फॉरेस्ट जो है वहां पर टाइगर रिजर्व बनाया गया, जो बब्बर शेर जिसको कहते हैं ना, उसकी बात हो रही है, टाइगर की बात नहीं हो रही। तो अगर इस गिर फॉरेस्ट में कभी कभी महामारी आ जाए या सूखा पड़ जाए, तो एक अल्टरनेटिव होम के रूप में एक और होम बनाया जा रहा है इनके लिए, ताकि वहां पर इनको शिफ्ट किया जा सके, और कुछ को शिफ्ट भी किया जा रहा है। ठीक है, चंद्रप्रभा सेंचुरी उत्तर प्रदेश में इसको शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि ऐसी सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। कौन सी स्टेट जो है बिगेस्ट है एरिया के रूप में? कौन सा राज्य जो है सबसे बड़ा राज्य है भारत में एरिया वाइज? ठीक है, तो हमारा सही आंसर है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। सबसे छोटा राज्य अगर आपसे पूछते हैं एरिया वाइज, तो वो गोवा है। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है यूपी है, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है पॉपुलेशन के हिसाब से? सिक्किम। इसके अलावा अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बिहार की है, और अगर सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो वो अरुणाचल प्रदेश की है। तो 5-6 क्वेश्चन यहाँ रिवाइज कर दिए। तो आपको ये क्लास हमारी एंड हो रही है, ये 30वां क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसे लगी पहले तो हमें ज़रूर बताएं। पसंद आई तो लाइक करें, ठीक है, और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जो आप के साथ स्टडीज़ बना के पढ़ रहे हैं। शेयर कीजिए तो उनको भी जो है इसका लाभ मिलेगा। दूसरा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि आपको बेनिफिशियल क्लासेस जो है वो मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। अपने फीडबैक दीजिए, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए वो बता सकते हैं। कैसी क्लास लगी डिटेल में आप बता सकते हैं, तो उससे लगेगा कि ये वन वे प्रोसेस नहीं है। ठीक है, हमारी दूसरी तरफ भी कोई हमें सुन रहा है। ठीक है, तो इसी को टीचिंग इंस्ट्रक्शन के रूप में कहा जाता है कि दोनों का पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, साथ ही साथ आप थोड़ा सा ये मोटिवेशन भी रखिए कि आपकी जो पढ़ाई है, आज आप जहाँ पर हैं अगले दिन आज आप उससे ऊपर देखने चाहिए। ये टारगेट हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप वहीं पर या नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब आप अपने रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। कोई आपकी रिस्पेक्ट तब तक नहीं करेगा जब तक खुद रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा, कोई आपकी रिस्पेक्ट तब तक नहीं करेगा जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। ठीक है, जब आप कितना ही पढ़ लीजिए, आप किसी टाइम महीने के 2 महीने बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, साल के 2 महीने, और 10 महीने नहीं पढ़ते, या 4 महीने बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और 6 महीने नहीं पढ़ते। इसी वजह से आपका रिजल्ट नहीं निकलता। आप सारा टाइम पढ़िए, ठीक है, मीडियम पढ़िए, एवरेज पढ़िए, कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलरली पढ़िए। उससे आपको सक्सेसफुल होगी, सक्सेस मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा लाइफ में, कॉन्फिडेंस के साथ जिएंगे। ठीक है, सक्सेस के बाद तो लाइफ जो है ना बहुत बड़ी है, उसके लिए हमें संसाधन चाहिए। तो एक जॉब अगर आपके पास है, दैट इज़ ए वेरी गुड थिंग। ठीक है, आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाइए। ठीक है, ये आपका काम है, ये आपका अपॉर्चुनिटी है, कोई भी मौका मत गवाइए। ठीक है, जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं या आ रही हैं, उन्हीं को आखिरी मौका समझ के तैयारी कीजिए। ठीक है, एक बार टाइम चला गया फिर बाद में पछतावा ही होता है। पछतावा लो कॉन्फिडेंस में ज़िंदगी नहीं जीनी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई क्लास में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। केवीएस, पीआरटी और डीएसएसबी से जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, वो मैं फिर से बता रहा हूँ, आप सभी को डेमो क्लास दी हुई है, आप वहाँ पे जाके क्लासेस देखिए। आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, मैं खुल के कह रहा हूँ, बच्चों के रिव्यूज़ के हिसाब से बेस्ट कंटेंट है। अगर केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। आप डेमो क्लास जाके देखिए और बाकी बच्चों से रिव्यू लीजिए। चलिए मिलते हैं नई क्लास में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।